नमस्ते दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों उत्तराखंड ऑफ उत्तरा हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल द्वारा जो 28 नवंबर आज यानी कि जो कोर्ट पर डाइट डीएलएड और अन्य डीएलएड के बीच में जो लगा हुआ था केस, उसका फाइनल ऑर्डर आ चुका है जो कि डाइट डीएलएड का केस डिसमिस हो गया। तो दोस्तों इसको पढ़ते हैं हिंदी में क्या लिखा है। बस मैं इसमें आपको इसको ऑर्डर पढ़ाने के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ और बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें लिखी हुई है जो आपको आगे भी पता होनी चाहिए। आगे की जानकारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते हैं इसको दोस्तों, हिंदी में पढ़ते हैं। चलिए, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो टेलीग्राम के साथ जुड़े नहीं हैं, और बाकी लोग जो जुड़े हैं इसको वहाँ भी पढ़ सकते हैं। बाकी मेन पॉइंट पर बात करेंगे, बाकी मैं इसमें इसको सिर्फ पढ़ रहा हूँ। रिट याचिका संख्या है, पंकज नौटियाल जी द्वारा लिखा था, याचिकाकर्ता थे उधर। और क्या कैसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। चूंकि इन याचिकाओं और विधि में तथ्य के समान प्रश्न शामिल है, इसलिए इन पर एक साथ सुनवाई की जा रही है। एक निर्णय द्वारा निर्णय ज्यादा है। हालांकि संक्षिप्तता के लिए केवल रिट याचिका संख्या इतना के तथ्यों पर ही चर्चा विचार किया जा रहा है। इनकी बहुत सारी रिट लगाई थी अलग अलग डाइट से इन्होंने, तो उसके लिए कह रहे कि एक में ही हम इसे क्लियर कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक चंपावत एवं पिथौरागढ़ ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद की नियुक्ति हेतु पात्र व्यक्तियों के आवेदन में आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या 4 वर्षीय बीएलएड या 2 वर्षीय डीएड के साथ स्नातक की डिग्री। चंपावत जिले के लिए जारी विज्ञापन के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28/11/2025 है, जबकि पिथौरागढ़ जिले की अंतिम तिथि 30/11/2025 है। याचिकाकर्ता नियुक्ति के पात्र नहीं है क्योंकि ये अभी भी विभिन्न संस्थाओं से 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार वे डीएलएड कोर्स पूरा करने वाले हैं और उनका परिणाम दिसंबर 2025 के महीने में घोषित होने की संभावना है। इसलिए उन्हें इस न्यायालय से विज्ञापन में आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ाने के लिए संपर्क किया ताकि वे इस बीच अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो उन्होंने याचिका डाली थी इसलिए डाली थी। रिट संख्या 2028-25 में मांगी गई राहतें इस प्रकार है। प्रतिवादियों को 7 नवंबर 2025 को जारी की गई याचिकाकर्ताओं के संबंध में विज्ञापन की शर्त संख्या 2 को शिथिल करने और विज्ञापन में उल्लिखित अंतिम तिथि से सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक पद के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए याचिकाकर्ताओं के लिए 15 दिनों का समय बढ़ाने के लिए परामर्श की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देशित करें। प्रतिवादियों को आदेश या निर्देशित जारी कर आदेश दिया जाए कि वे 15 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर ऑफलाइन मोड के माध्यम से सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्र स्वीकार करें और याचिकाकर्ताओं को उक्त पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दें। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड रामनगर प्रतिवादी संख्या 3 को आदेश या निर्देश जारी कर याचिकाकर्ताओं की अंतिम मूल्यांकन परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित करने और इस तरह परीक्षा का परिणाम जल्द से जल्द अधिमानतः 2 दिनों के भीतर घोषित करने का आदेश दिया जाए। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को आदेश या निर्देश जारी कर आदेश दिया जाए कि वे चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद के लिए याचिकाकर्ताओं का परिणाम घोषित करें और याचिकाकर्ताओं को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की सिफारिश की जाए। याचिकाकर्ताओं में उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड रामनगर जिला नैनीताल के याचिकाकर्ताओं द्वारा किए जा रहे डीएलएड पाठ्यक्रम के अंतिम मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने और जल्द से जल्द ऐसी परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्देश देने की मांग की है। विद्वान राज्य अधिवक्ता का यह तर्क सही है कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। याचिकाओं में ने अभी तक डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है। जब तक याचिकाकर्ता अपनी योग्यता पूरी नहीं कर लेते तब तक चयन प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तय करना नियोक्ता का एकमात्र विशेषाधिकार है और ऐसे मामले में न्यायिक हस्तक्षेप चयन प्रक्रिया पटरी से उतार देगा। इसके अलावा यह एक अंतहीन प्रक्रिया बन जाएगी और कई व्यक्ति जिन्होंने अभी तक अपनी योग्यता पूरी नहीं की हुई इस तरह की राहत का दावा करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अशोक कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम चंद्रशेखर अन्य 4 SC 18 के मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया। यह प्रस्ताव आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि के रूप में एक विशेष तिथि निर्धारित करने के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। उम्मीदवार की पात्रता का आकलन उस तिथि और केवल उस तिथि के संदर्भ में किया जाना चाहिए। एक अच्छी तरह से स्थायित प्रस्ताव है जो व्यक्ति ऐसी निर्धारित तिथि के बाद निर्धारित योग्यता प्राप्त करता है उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया सकता। ये जो इन्होंने SC का दोस्तों कोई मैटर यहाँ पर दिया है उस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जा सकता। आवेदन आमंत्रित करने वाला जारी प्रकाशित विज्ञापन या अधिसूचना जनता के एक प्रतिनिधित्व है और इसे जारी करने वाला प्राधिकारी ऐसे प्रतिनिधित्व से बाध्य है। यह इसके विपरीत कार्य नहीं कर सकता। इस प्रस्ताव के पीछे एक कारण यह है कि यह ज्ञात हो कि जिन व्यक्तियों ने निर्धारित तिथि के बाद लेकिन साक्षरता की तिथि से पहले योग्यता प्राप्त की है उन्हें साक्षरता के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। अन्य समान तो दोस्तों यही चीज़ें लिखी है, बाकी आप इसे पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ।
तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के पास अभी तक एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त आवश्यक शिक्षा प्रश्न की योग्यता नहीं है और विज्ञापन के खंड ख के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक सभी अपेक्षित योग्यताएं होनी चाहिए। यानी कि आवेदन जमा करने तक इस प्रत्येक चयन प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी चाहिए और नियोक्ता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तय करने के लिए स्वतंत्र है। अंतिम तिथि निर्धारित है। जिस अभ्यर्थी ने अभी तक अपनी शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं की है उनके कहने पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जा सकती और यदि एक बार विस्तार दे दिया तो समस्या का पिटारा खुल जाएगा, क्योंकि कई अन्य अभ्यर्थी जो आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है वे भी चयन में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि विस्तार का दावा। एक बार अगर इस कोड को शामिल कर लेंगे तो फिर ये इनका कहना है कि फिर बार बार बहुत से अभ्यर्थी ऐसे आ जाएंगे। तो ये पूरा लिखा हुआ है दोस्तों, आप इसको पॉज कर रहा हूँ, पढ़ लेना, क्योंकि मेन चीज़ें मैंने पढ़ दी है। और लास्ट में एक यहाँ पर लिख रहा है कि इस प्रकार याचिकाकर्ताओं के द्वारा दावा की गई राहत प्रदान नहीं की जा सकती, रिट याचिका विफल हो जाती है और खारिज की जाती है। मनोज कुमार तिवारी, ये ऑर्डर है दोस्तों। तो फाइनली ये रहा ऑर्डर और आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रहा हूँ अपने, वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसे अच्छे से खुद भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत मेन चीज़ इसमें लिखी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सिर्फ ऑर्डर के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा था और आपको मैंने ये भी पूरा ऑर्डर पढ़ा दिया। अगर नहीं पढ़ा तो आप इसे पॉज करके भी आप फिर से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।